हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 8 समय एवं गति का मापन, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप भी अध्याय नंबर 8 समय एवं गति का मापन इसे अच्छे से समझना चाहते हैं और इसके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। तो चलिए अध्याय 8 समय एवं गति का मापन 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान का हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हमें दिए हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है प्रेरणा 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है और पेमा इसी दूरी को 20 सेकंड में तय करती है, तो किसकी गति तेज है। देखो सिंपल सी बात है, 100 मीटर की दूरी जो प्रेरणा है 25 सेकंड में कंप्लीट कर रही है और पेमा इसी दूरी को 20 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो पेमा की जो चाल होगी वह क्या होगी, तेज होगी, यानी कि जो उसकी गति है वह क्या होगी, तेज होगी। तो बी नंबर का ऑप्शन हम ऑप्शन बी सही उत्तर करेंगे, पेमा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिखा भी है ऑप्शन बी पेमा की, इस तरह से आपको लिखना है। अब हमारे पास इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में कुछ इस तरह से हमसे पूछा गया है, यदि कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 15 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 15 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आपका कितना, एक किलोमीटर चल रही है, क्योंकि टोटल देखो 60 किलोमीटर घंटा, तो 60/60 करेंगे, इससे ये कटेगा 1, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट चल रही है, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 15 किलोमीटर। इसलिए ए नंबर का ऑप्शन हमने सही किया, इसमें 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन 15 किलोमीटर सही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ए नंबर का ऑप्शन 15 किलोमीटर सेकंड नंबर में सही रहेगा। थर्ड नंबर का प्रश्न है विभिन्न समय अंतरालों में से एक कार द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। यदि कार एक समान गति में हो तो तालिका में छोड़े गए स्थानों पर समय व दूरी होगी। देखो तालिका में 0, 10, 20, 30, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 40, 50, 60, 70, इसमें 8, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। तो यहाँ तो हमारा 40 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है। ये हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, जो समय है वह 40 और दूरी हो रही है 16, तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न, एक समान दूरी तय करने में यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मान लीजिए 10 किलोमीटर चलने में हमें 5 मिनट लग रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर चलने में हमें 10 मिनट लग रहे हैं। अब अगर हम किसी समय को आधा कर देंगे तो दूरी आधे समय में पूरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे मतलब गति को दोगुना कर देंगे तो दूरी जो है आधे समय में तय हो जाएगी। बी नंबर का ऑप्शन समय आधा हो जाएगा, सही उत्तर आपका है। चलिए ये जो आपके प्रश्न है कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, यदि कोई वस्तु 10 सेकंड में 20 मीटर और अगले 10 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है तो यह किस प्रकार की गति होगी। तो यह हमारी एक समान गति होगी, क्योंकि पहले 10 सेकंड में भी 20 मीटर चली, दूसरे 10 सेकंड में भी 20 मीटर चली। तो 5वें नंबर के में हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए, एक समान गति। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब है हमारे पास में 6ठे नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु की चाल का परिकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन चाल बराबर चाल चली गई दूरी बटा लिया गया कुल समय आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपको सही उत्तर करना है। क्या करोगे, चाल बराबर चली गई कुल दूरी और बटे में लिया गया कुल समय। तो चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चली गई कुल दूरी को जो समय होता है उससे भाग देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्त स्थान आ जाते हैं। इन प्रश्नों को देखते हैं। रिक्त स्थान में ऑलरेडी हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि एक समान, मीटर, सेकंड, रेत, पथमापी और दोलन काल। पहला जो प्रश्न दिया है इसमें आप देख सकते हो चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक आप याद रखना, मीटर प्रति सेकंड।
रेत घड़ियों में समय का मापन एक बल्ब से दूसरे बल्ब में रेत के प्रवाह के आधार पर किया जाता है। इसमें आपका उत्तर आएगा रेत के प्रवाह। ठीक है, रेत आप करोगे। अगला है, यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। तो इसमें हमारा उत्तर होगा एक समान। ठीक है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम में पहुँच रही है, फिर ये आपका बिंदु से यहाँ तक भी एक टाइम में पहुँच रही है, तो ये दूरी कैसी होगी? एक समान दूरी होगी। हमारे पास अगला प्रश्न चौथे नंबर का आ जाता है, वाहनों में चली गई दूरी को मापने हेतु पथमापी यंत्र लगा रहता है। तो इसमें हम उत्तर क्या करेंगे? पथमापी। नेक्स्ट है, लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय उसका दोलन काल कहलाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर आएगा दोलन काल। अब हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं। धूप घड़ियों में समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तीसरे नंबर का प्रश्न है, धूप घड़ियों में समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तीसरे नंबर के प्रश्न में आप उत्तर यहाँ से देख सकते हो, यह हमने किया है। तो उत्तर में क्या करोगे? दिन में सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी वस्तु की परछाई की स्थिति के आधार पर। धूप घड़ियों में समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो दिन में सूर्य के प्रकाश द्वारा किसी वस्तु की परछाई की स्थिति के आधार पर किया जाता है। तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद चौथे नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, वह गति जो अपने पथ को निश्चित समय अवधि के पश्चात दोहराती है क्या कहलाती है? इस प्रश्न के उत्तर में क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे? देखो आप यहाँ से, वह गति जो अपने पथ को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, वह गति जो अपने पथ को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5वां हमारा आ जाता है। इसे हम देखेंगे। इसमें हमसे कहा है, एक दैनिक जीवन से संबंधित एक समान गति तथा असमान गति के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे 5वें नंबर के प्रश्न को आप देख सकते हो, यह आपका आंसर रहेगा। मैं आपको बताऊं, एक समान गति का उदाहरण, सीधी पटरी पर नियत चाल से चलती रेलगाड़ी, यह एक समान गति का उदाहरण है। और असमान गति के उदाहरण, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती कार, क्योंकि कहीं पे गति तेज होगी, कहीं पे गति स्लो होगी। बाकी जो रेल होती है अपनी पटरी पे क्या एक नियत चाल से चलती है, जैसे कि 60 किलोमीटर घंटा से चल रही है तो 60 से ही चलेगी। अब हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न, कोई कार अपनी यात्रा से पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति किस प्रकार की होगी? तो यह गति होगी असमान गति। ठीक है, असमान गति होगी क्योंकि कार समान एक घंटे में अलग अलग दूरियां तय कर रही है, तो ये होगी असमान गति। यह हमने पूरा उत्तर लिखा है, यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास 7वें नंबर का प्रश्न, समय मापने की कोई 3 प्राचीन विधियों के नाम लिखिए। तो पहला हमने लिखा धूप घड़ी, जिसमें परछाई से नापा जाता था। दूसरा है जल घड़ी, तीसरा है रेत घड़ी। तो धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, ये तीनों हमने प्राचीन विधियों के नाम लिखे। अब हमारे पास आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां, रात्रि के समय मापने के लिए सूर्य घड़ी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? यह आप देख सकते हो आंसर, क्योंकि सूर्य घड़ी सूर्य के प्रकाश से बनने वाली परछाई पर कार्य करती है जो रात्रि में संभव नहीं है। क्योंकि सूर्य घड़ी सूर्य के प्रकाश से बनने वाली परछाई पर कार्य करती है जो रात्रि में संभव नहीं है। यह 8वें नंबर के प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 9वें नंबर का प्रश्न, ये आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 9, प्राचीन काल में समय मापन के लिए जल घड़ी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आंसर जो है वह यहाँ से आप देखिए, पात्र में जल के बाहर बहने या अंदर बहने जल प्रवाह की दर के आधार पर समय मापा जाता था। तो ये आपके 9वें नंबर का प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन काल में समय मापन के लिए जल घड़ी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था? उत्तर लिखेंगे, पात्र में जल के बाहर बहने या अंदर भरने यानी कि जल प्रवाह की दर के आधार पर समय मापा जाता था। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 10, चलिए इसे हम देखेंगे। इसमें हमें क्या कहा है, राघव बस में बैठकर निकट के एक शहर जा रहा है। यदि बस लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको शहर तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, तो वह शहर कितनी दूरी पर होगा? अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
समय 3 घंटे लग रहे हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल हमारी है 60 किलोमीटर, तो ये हमने चाल का मान रखा। दूरी हमारी है कितना, समय कितना है हमारा 3 घंटे, तो 3 घंटे लिखा। 60 का गुणा किया 3 में, तो 60 का जब गुणा करेंगे 3 में 180 किलोमीटर आएगा। अतः शहर 180 किलोमीटर दूर है। ये चाल का फॉर्मूला आप याद रखना, दूरी का भी और समय का भी, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है चाल गुणा समय। अब हमारे 10वें नंबर के प्रश्न के बाद आ जाता है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। तो 11वें नंबर के प्रश्न में है, समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के मानक नियम क्या हैं। प्रतीक यहाँ पे हमें दी हैं, जैसे एस, MIN मिन और एच सदैव छोटे अक्षरों में एक वचन में लिखे जाते हैं। इनके अंत में बिंदु पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता। तो ये आपके समय के मात्रकों और उनके प्रतीकों को लिखने के मानक नियम यहाँ पे दिए हैं। ये आपका उत्तर 11वें नंबर के प्रश्न का। अब इस प्रश्न के बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, इसे हम देखते हैं। समय को मापने के लिए लोलक आधारित यंत्र क्यों बनाए गए थे। 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर यहाँ से होगा, क्योंकि किसी निश्चित लंबाई के लोलक का दोलन काल सदैव नियत यानी कि समान रहता है, जिससे समय का सटीक मापन किया जा सकता है। तो ये 12वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि किसी निश्चित लंबाई के लोलक का दोलनकाल सदैव नियत समान रहता है, जिससे समय का सटीक मापन किया जा सकता है। अब हमारे पास 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे देखेंगे। आधुनिक घड़ियों में समय मापन के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आधुनिक घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल या विशिष्ट परमाणु के अत्यंत द्रुत तेज कंपनों आवर्ती प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। यह आपके प्रश्न क्रमांक 13, आधुनिक घड़ियों में समय मापन के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, आधुनिक घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल या विशिष्ट परमाणु के अत्यंत द्रुत तेज कंपनों यानी कि आवर्ती प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, इसे हम देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा है, भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए जयपुर स्थित धूप घड़ी में संशोधन की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि यह धूप घड़ी केवल स्थानीय समय बताती है। ठीक है, यह जो धूप घड़ी है केवल स्थानीय समय बताती है, जिससे पूरे देश के भारतीय मानक समय IST के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन आवश्यक है। ये प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए जयपुर स्थित धूप घड़ी में संशोधन की आवश्यकता क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम आंसर करेंगे, क्योंकि यह धूप घड़ी केवल स्थानीय समय बताती है, जिसे पूरे देश में भारतीय मानक समय IST के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन आवश्यक है। अब हमारे पास 15वें नंबर का प्रश्न दिया है, किसी निश्चित लंबाई के लोलक के लिए एक दोलन पूरा करने में लगा समय सदैव समान क्यों रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर होगा, क्योंकि सरल लोलक का दोलनकाल केवल डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान पर नहीं। यह हमारे 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर है। अब है 16वें नंबर का प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, यदि देखो क्या है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 में है, यदि सतना से भोपाल जाने वाली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो इसे 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है समय। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यह लिखा। तय की जाने वाली दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, तो वह लिखा। समय निकालना है तो समय का सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला आप याद कर लेना, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास कितनी है, 240 किलोमीटर, तो ये दूरी की वैल्यू रखी। और यहाँ पे हमारे पास चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 80 लिखा। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 से 240 को कट करेंगे, तो 10 से 10 कट, 3 8 तिया 24, तो 3 घंटे आ रहा है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, समय 3 घंटे। रेलगाड़ी को 240 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं। चाल दूरी व समय में संबंध को स्पष्ट कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, चाल दूरी व समय में संबंध को स्पष्ट कीजिए। इसमें आप क्या लिखोगे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, यह आपका रहेगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपका चाल का फॉर्मूला, तीनों आप याद रखना। दूरी चाल गुणा समय, और समय दूरी बटा चाल। फिर हमने क्या लिखा है? दो राशियां ज्ञात हो तो तीसरी राशि निकाली जा सकती है। तो ये हम करेंगे, दो राशियां ज्ञात हो तो तीसरी राशि निकाली जा सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। 18वें नंबर का प्रश्न है, स्वाति का विद्यालय उसके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वह सोमवार को ऑटो से विद्यालय जाती है तो उसे 20 मिनट का समय लगता है, और मंगलवार को साइकिल से विद्यालय जाती है तो उसे 40 मिनट का समय लगता है। 18वें नंबर के प्रश्न में हम पहला देखते हैं, ऑटो से जाते समय उसकी गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी? तो देखो, दूरी 6 किलोमीटर है, समय 20 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो टोटल 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 20 हमने ऊपर लिखा है, यानी कि 1/3 घंटे का लग रहा है। तो ऑटो की चाल दूरी बटे समय। अब यहाँ पे हम चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 बटे में 1/3 को हमने रखा, तो यहाँ पे 6 गुणा 3 होगा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। अतः ऑटो की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने की गति मीटर सेकंड में क्या होगी? तो यहाँ पे जो सेकंड है, साइकिल चलाने की गति मीटर सेकंड में क्या होगी? दूरी 6 किलोमीटर है, और दूरी 6000 मीटर, समय 40 मिनट है, तो 40 गुना 60 सेकंड करेंगे, यानी कि 2400 सेकंड है। साइकिल की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बटा समय। तो जो हमारे पास 2400 सेकंड है, इसे नीचे रखेंगे समय के स्थान पे। दूरी है 6000 मीटर। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, और 60/24 आ जाएगा। फिर जब हम 24 से 60 को काटेंगे, 2.5 मीटर सेकंड आएगा। साइकिल की गति 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। 19वां प्रश्न दिया है, कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तय की जाने वाली दूरी है 360। तो लिया गया समय दूरी बटा चाल करेंगे। समय कितना होगा? 360 बटा 60। 60 से जब हम 360 को काटेंगे, 6 घंटे आएगा। रेलगाड़ी को यह दूरी तय करने में 6 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 20, चाल किसे कहते हैं? हम किसी वस्तु की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और चाल के मात्रक क्या हैं? तो उत्तर क्या करेंगे, परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा इकाई यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। चाल ज्ञात कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखो, चाल ज्ञात करना, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय से विभाजित करके हम वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। मात्रक इसका क्या है? चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसे अन्य मात्रकों जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। अब 21वें नंबर का प्रश्न, प्रेरणा के घर से विद्यालय की दूरी 150 मीटर है। उसे प्रतिदिन विद्यालय जाने में 15 मिनट का समय लगता है। तो प्रेरणा की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दूरी है 150 मीटर, समय है 15 मिनट, 15 गुना 60 सेकंड करेंगे, यानी कि 900 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 150 मीटर है और 900 सेकंड का समय है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 15/90 आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 1/6 मीटर सेकंड। यह लगभग, अगर 6 से 1 को काटें तो 0.166 मीटर सेकंड। प्रेरणा की चाल 1/6 मीटर सेकंड होगी। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट नंबर 1। एक सेकंड, 21वें प्रश्न के बाद। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 को देखेंगे। दो सरल लोलक बनाइए जिसमें एक में प्लास्टिक की गेंद तथा दूसरी रबर की गेंद का उपयोग करें। दोनों लोलक को तालिका अनुसार लंबाई की डोरी का उपयोग करते हुए दोलन में लगाकर समय की गणना कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे विधि और प्रक्रिया भी बताइए। प्लास्टिक की खोखली गेंद का उपयोग कर बनाया गया हुआ लोलक का परिणाम। तो ये आप देखो, 7.9 सेकंड यहाँ लिखना, 15.5 यहाँ, 12.7 यहाँ, 1.79, 1.55, 1.27।
रबर की गेंद का उपयोग कर बनाया हुआ लोलक, यहाँ पे आप 17.9, 1.79, 15.5, 1.55, 12.7 सेकेंड और 1.27 सेकेंड लिखेंगे। पूछा है क्या लोलक का दोलनकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है? उत्तर लिखेंगे हाँ, डोरी की लंबाई अधिक होने पर लोलक का दोलनकाल भी अधिक हो जाता है। फिर है द्रव्यमान या सामग्री बदलने से दोलनकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोलनकाल गोलक के द्रव्यमान या सामग्री से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब क्या बाहरी कारक जैसी हवा दोलनकाल को प्रभावित कर सकती है? यदि हाँ तो कैसे? तो इस प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ आप देखो, हवा के प्रतिरोध से लोलक की गति आयाम धीरे धीरे कम होकर रुक जाती है, लेकिन उसका दोलनकाल एक दोलन का समय नियत ही रहता है। तो ये इधर तक आप उत्तर देखना और ये इधर से। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, दोनों लोलक का तुलनात्मक विश्लेषण कर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे आपका चौथे नंबर में उत्तर क्या आएगा? दोनों लोलकों की तुलना यह स्पष्ट होता है कि समान लंबाई जैसे 80 सेंटीमीटर होने पर प्लास्टिक और रबर दोनों गेंदों का दोलनकाल समान 1.79 सेकंड आता है। अतः दोलनकाल केवल लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के पदार्थ या भार पर नहीं। अब प्रोजेक्ट नंबर सेकंड है, अपने मित्रों की नाड़ी स्पंदन दर, वह संख्या जो यह बताती है कि 1 मिनट में किसी व्यक्ति की नाड़ी कितनी बार धड़कती है। मापन के लिए दी गई स्थितियों का एक क्रियाकलाप कीजिए तथा सभी मित्रों की नाड़ी स्पंदन दर को तालिका में नोट कीजिए। इधर हमें दी है स्थिति जैसे कि 10 सीढ़ियाँ चढ़ने पर अमित की 98 प्रति मिनट और 50 मीटर दौड़ने के बाद सुमित की 132, 50 मीटर सामान्य चाल चलने के बाद रवि की 85, ऐसे ही फोर्थ वाले में राहुल की 148, फिफ्थ में रमेश की 88 और मोहित की 74, सचिन की 68 लिखी हैं। इसके नीचे कुछ प्रश्न है, उक्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस स्थिति में नाड़ी स्पंदन दर सबसे अधिक है? तो 100 मीटर दौड़ने के बाद की स्थिति में। किस स्थिति में नाड़ी स्पंदन दर सबसे कम है? तो 10 मिनट लेटने की स्थिति में। किन दो स्थितियों में नाड़ी स्पंदन दर लगभग समान है? तो 50 मीटर समान चाल से चलने और 100 मीटर समान चाल से चलने की स्थितियों में। फिर नाड़ी स्पंदन दर सामान्य से अधिक होने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? शारीरिक गतिविधि, दौड़ना चलना तुरंत रोक दें, किसी हवादार और शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, घबराएं नहीं, गहरी सांसें लें और थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं। कोई असुविधा महसूस होने पर बड़े या शिक्षक को तुरंत बताएं। तो ये चैप्टर कंप्लीट। इसके आगे वाले चैप्टर देखने के लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।